जी नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। और प्रोग्राम हम कर रहे हैं आज ये जो अदम एतमाद की तहरीक चली है और उसके बारे में क्या कुछ होता रहा है, उसके बारे में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सिंध हाउस में 2 दिन पहले क्या हुआ था? सिंध हाउस जो है, आपने एक प्रोग्राम देखा होगा बिग ब्रदर्स, यकीनन आपने देखा होगा, इंडियन टेलीविज़न में भी चलता है, यहाँ यूके के टेलीविज़न में भी चलता रहा है। उसमें लोगों को घरों में बंद कर दिया जाता है और फिर वो देखते हैं कि उनके तौर और तरीके जो हैं वो कैसे होते हैं। तो सिंध हाउस को भी बिल्कुल इसी तरह बिग ब्रदर्स की तरह उन लोगों को लाके बंद कर दिया था। बहरहाल ये एक ऑन द लाइटर नोट था। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे कि सिंध हाउस पे जो पुलिस है सिंध की, वो क्यों आई? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, यकीनन आपका भी होगा, कि पाकिस्तान में जो थाने होते हैं, उनके भी अपने-अपने इलाके होते हैं और अगर एक थाना दूसरे के इलाके में, दूसरे थाने के इलाके में कोई कार्रवाई करना चाहता हो, तो वो एसएचओ जो उस थाने का मुतलका होता है, जहाँ पर वो कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको मतला करता है, उसको इत्तला करता है कि भई हमने आपके इलाके में ये कार्रवाई करनी है। लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वहाँ से सिंध से जो पुलिस फ़ोर्स भेजी सिंध हाउस में, तो राज़ तो बाद में खुला कि ये क्यों आए थे। लेकिन मेरा ख़्याल है कानून के खिलाफ़ था और इसी पे एक शोर मच गया और स्टोरी जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो सामने आने लगी कि ये क्यों सब हुआ, क्योंकि मुनहरफ अरकान जो थे पीटीआई के वहाँ पर मौजूद थे और वो भी सामने आने लगे जब ये पोल खुला तो। फिर एक शोर मच गया और पीटीआई के जो कारकुन हैं, बड़े जोश और जज़्बे के साथ जनाब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने धावा बोल दिया सिंध हाउस पे, जो कि बिल्कुल गलत उन्होंने किया। एहतजाज करते पुरअमन करते, लेकिन दरवाज़े वगैरह तोड़े और अंदर दाखिल हो गए। ये जो है तमाम सिलसिला, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो बिलावल हैं, बिलावल ज़रदारी जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर सोमवार को यानी कि कल अगर हमारी बात ना मानी गई पार्लियामेंट में, तो हम पार्लियामेंट में धरना देंगे और हम देखते हैं कि ये ओआईसी का जो इजलास है वो कैसे होता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन वड़ाई साहब जो हैं, एडवोकेट भी हैं, वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। थैंक यू जुबैर साहब फॉर इनवाइटिंग। इम्तियाज़ भाई, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और ये जो मैंने इंट्रो दिया है, आपने सुन लिया है। आप क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो पे कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आपने जैसे इंट्रो में बताया कि सिंध पुलिस के दस्ते वहाँ बुलाए गए। अब आप देखिए कि सिंध प्रोविंस की पुलिस जो है वो फेडरल कैपिटल के अंदर या किसी दूसरे सूबे के अंदर नहीं जा सकती जब तक कि उस सूबे की गवर्नमेंट या फेडरेशन जो है वो उनको रिक्वेजिशन ना करे या फिर उसकी इजाज़त ना दे, क्योंकि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है सिंध पुलिस की, वो सिंध पुलिस के अंदर ही है। वो बाकायदा ड्यूटी जो है, ये कहा जाता है कि पुलिस अफसर हर जगह पुलिस अफसर होता है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं होता। ड्यूटी अगर अंजाम देनी है तो वो उसके लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, बाकायदा एसओपीज हैं। तो एक तो ये कि उनका इम्तियाज़ यहाँ पे भाई, इम्तियाज़ लीगली भाई, जो है उनकी जो 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 ड्यूटी है। जो थाने हैं हमारे पाकिस्तान में, उनके भी जी अपने-अपने जी। इलाके होते हैं और एक दूसरे के थाने की तरफ जाते हुए वो पहले इजाज़त लेते हैं। नहीं नहीं, बाकायदा इजाज़त लेते हैं और उस थाने की जो रोजनामचा होता है उसके अंदर रपट लिखी जाती है। जब सही दूसरे है। थाने की पुलिस पार्टी जाती है रेड करने के लिए, वो आके एसएचओ को बताते भी हैं और उससे अपना उनकी हेल्प भी लेते हैं साथ। उनके भी 1-2 जी, बंदे जी। साथ ले लेते हैं। और प्लस ये बिल्कुल। होता है कि उनका जो रोज़नामचा है, उस थाने का जिस हदूद में वो गए हैं रेड करने के लिए, वहाँ पे उस रोज़नामचे के अंदर लिखते हैं, उसकी वजूहात लिखते हैं और अपना बताते हैं। तो इस ये एक तरीकाकार होता है। इस तरह नहीं होता कि पकड़ के चले गए और गाड़ी में बैठे और जाके उठा के बंदा ले आए। तो सूबों का तो मामला और ज़्यादा सख्त होता है। सूबे में तो देखे ना, गवर्नमेंट डिफरेंट है ना। तो अब सिंध जी, जी। गवर्नमेंट की जो कोई भी एम्प्लॉई है सिंध गवर्नमेंट का या पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या केपी के एम्प्लॉई है, वो कभी भी किसी दूसरे सूबे में और फेडरेशन जो है, चूंकि फेडरल कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद,
تو یہاں پہ تو وزارت داخلہ کی حکومت ہے نا جی پاکستان کی, جی جی تو ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں آ سکتے, اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے. تو یہ ایک وائلیشن ہے لیگل, میں سمجھتا ہوں, اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ کافی سخت وائلیشن ہے جی. اچھا اچھا امتیاز بھائی, ویسے ایک دو کلپ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں سیاستدان ہیں ان کو کچھ اپنی عزت کا کچھ خیال نہیں آتا, کچھ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہیں آتا. یہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کا ذرا سنیے گا, یہ کیا کہتے ہیں. عرض کر رہے ہیں چمہ تو رائے صاحب. ہاں جی حبیب اللہ کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. راجہ صاحب تصویراں تہاڈیاں ویکھ کے بہت پریشان ہوئے پے ہیں اتنے سے. کیوں؟ راجہ صاحب تہاڈیاں اتنے فوٹیج آ رہی, تسی سیندے ہو بیٹھے ہوئے ہو. ووٹ اسی عمران خان نو پایا, تسی اوتھے انہاں دی ٹوکری چ پائی جاندے ہو ووٹ. راجہ صاحب ووٹ اسی تانوں اس واسطے تھوڑی پایا سی, تسی ووٹ ساڈا جا کے انہوں زرداری نو بیچ دیو. اور نہیں بھائی ساڈا کام ہی کوئی نہیں سی ہوندا, 3 سال اسی کہندے رہے ساڈے کام تے کرو. تسی راجہ صاحب استعفا دیندے تے تسی دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر انہاں کول جاندے راجہ استعفا صاحب. دے رہے ہیں استعفا میں. نہیں تے تسی الیکشن تو پہلا نو کانفیڈنس تو پہلے پہلا دے بول رہے دیو. ہیں, استعفا دے رہے ہیں. تسی اج ہی استعفا دیو, ایتھے لوکی ساڈے تے تھو تھو کرن اگے. جی ساڈے تے لوکی تھو تھو کرن ڈے. کیوں امتیاز بھائی ان کو کوئی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے جب یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. یہ سر بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر, خاص طور پہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے یہ بڑا پولیوٹر ہو چکا ہے. اس کے اندر یہ بالکل کوئی مطلب ایک ہوتا ہے کریڈیبلٹی انسان کی, ایک زبان کا ایک اس کا وزن ہوتا ہے, ایک اس کی لوگ جو ٹرسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں لاکھ کے قریب جو ہے ایک ووٹر جو ہے ایک ایم این اے کو الیکٹ کرتا ہے. اب لاکھ ووٹرز کا کم از کم وہ نمائندہ ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے ایتھیکل جو لیول ہے اس کا یا مورل لیول ہے وہ بڑا ہائی ہونا چاہیے. اب اس میں دیکھیں راجہ ریاض نے تو دیکھیں کرمنل آفینس جو ہے اس کا آپ کہہ لیں کہ وہ اس نے کنفیشن کر لیا ہے. اس نے کہا جی کہ ہمیں ٹکٹیں زیادہ نہیں تھی دینے کے لیے, اور یہ 10-12 جو ہے یہ ٹکٹیں تھی, مزید گنجائش نہیں تھی, تو اس لیے باقی لوگ اور نہیں آئے ورنہ اور بھی آ سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیگل گریٹیفیکیشن کی گئی ہے. اس کے اندر انلیگل گریٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کیش بھی ہوتی ہے, ان کائنڈ بھی ہوتی ہے. تو یہ ان کائنڈ ہے کہ جس میں لالچ دیا گیا کہ آپ کو ٹکٹیں دیں گے ہم آئندہ الیکشن میں اپنی ٹکٹ کا پی ایم ایل این کا, اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ الیکٹ ہو کے آئیں گے. تو یہ بھی رشوت ہے, تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سیدھا سادہ کرمنل کیس ہے, اور یہ اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سوچے کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے, تاکہ آئندہ کے لیے ونس فار آل اس طرح کی جو یہ آپ کہہ لیں کہ جو بلیک شیپس ہیں یا یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے یا جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے پیپلز ریپرزنٹیشن کے اوپر خاص طور پہ, تو یہ مینس ہے بہت بڑا, اور اس کو ختم ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آئرن ہینڈ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے, اور ان کے خلاف فوجداری جو کیسز ہیں جس میں اینٹی کرپشن کے تحت بھی چل سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو پیسے دیے گئے, اگر پیسے دیے گئے بقول ان کے یا مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے, وہ پیسے جس نے دیے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے, یہ سورس بھی پوچھنا چاہیے. اور یہ تو نیب کا کیس بھی بنتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیسے ہیں وہ ایسے سورسز سے آئے ہیں جو انڈکلیئرڈ سورس ہوگا نا سرٹنلی. اب جو کہا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے, باہر سے پیسے آئے ہیں, یہ بھی الزام ہے نا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو اس کی مکمل تحقیقات میں سمجھتا ہوں میں یہاں پر امتیاز بھائی میں یہاں پر آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں. ہمارے ایک کالیگ ہیں, آپ بھی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں, سمیع ابراہیم صاحب. انہوں نے کافی دن پہلے یہ شارٹ جو ہے وہ بنا کے لگا دیا تھا سوشل میڈیا پہ. ذرا سنیے گا انہوں نے کتنا بڑا انکشاف کیا. ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں آیا ہے اس عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے وہ 50 ارب روپے سے اس کی پہلی قسط زیادہ ہے. 50 ارب روپے سے زیادہ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے. اور جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ جتنا مرضی خرچ کریں, وسائل جتنے چاہیں استعمال کر لیں, آپ کو ہر چیز کی پیمنٹ ہوگی, پیمنٹ ان ایڈوانس ہوگی. عمران خان سے ہماری جان چھڑوا دی. اور پھر کچھ ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں, کچھ انڈیویجولز کو بھی پیسے ملے ہیں. ایک بڑے معروف دینی اسکالر ہیں, مذہب بیچتے ہیں, مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں. 2 ارب روپے تو انہیں دیے جا چکے.
جی 2 अरब जो है वो तो उन्हें दिए जा चुके हैं और यकीनन आप भी समझ गए होंगे कि समी इब्राहिमी साहब का किस तरफ इशारा था। तो आप क्या समझते अच्छा हैं मैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इतने दिनों से कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग जो है वो आ रही है इन लोगों के लिए, तो यकीनन उनको भी कुछ इल्म तो हुआ होगा? देखो गुजारिश ये है कि इस वक्त इमरान खान को हटाना बड़ा जरूरी है सीन से। किसके लिए? सुपर पावर के लिए, वेस्टर्न पावर्स के लिए। असल में रोला ये है कि चूंकि आपने देखा कि जो पाकिस्तान का जो तल्लुकात हैं, जो रशिया के साथ भी अच्छे हो रहे हैं और चाइना के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हो गए हैं, और सी पैक का मसला है, यहाँ की लीडरशिप का मसला है, जो चाइना की जो लीडरशिप उभर रही है यहाँ पे एशिया के इस खित्ते की तरफ से, तो उसको टैकल करने के लिए ये चूंकि हाथ में नहीं आ रहे थे, ये डू मोर नहीं कर रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, और इन्होंने यूरोपीय यूनियन को भी लताड़ा, तो ये इनको किसी भी सूरत में वेस्टर्न पावर्स को और इवन अमेरिका को मैं नाम ही ले लेता हूं, उनको ये सूट नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं माइनस इमरान खान, यानी इमरान खान को निकाल दो और उसके बाद किसी को लगा दो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना जी, वो उनको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये बंदा ना तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है इस लिहाज से, वो चाहता है इंडिपेंडेंट जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, तो इसलिए ये एक ऐसा मैटर है। और आपको पता ही है कि ये सारे जो हमारे पॉलिटिकल यहाँ पे पार्टियां हैं छोटी बड़ी, इनका तो कोई दीन मजहब ही नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और आपके सामने ही है, जब इवन अलाइज जो हैं जो हुकूमत का जी, हिस्सा जी, है बिल्कुल। और जिनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है ये इमरान खान के खिलाफ नहीं आई, ये पूरी फेडरल कैबिनेट के खिलाफ आई है। और उसके अंदर कौन शामिल है? जो अलाइज भी है, जिसमें पीएमएलक्यू भी है, एमक्यूएम भी है, जीडीए भी है, बाप भी है, ये सब के खिलाफ है। और इंटरेस्टिंगली देखें कि आप वो अपनी हुकूमत के साथ अब वो नेगोशिएट कर रहे हैं, कोई कहता है मुझे चीफ मिनिस्टर बना लो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ जैसे ठेकेदारी सिस्टम होता है, ये उस तरह की लेवल की सोच नजर आती है मुझे, और ये उस लेवल के जो नेशनलिस्ट अप्रोच होती है। अब देखिए आप तो पार्टी का हिस्सा है, आप तो हुकूमत का हिस्सा है, आपको तो हुकूमत को सपोर्ट करना इस मौके पे चाहिए, बजाय इसके कि आपने अपने आप खोल दिए डिमांड्स। तो ये सिचुएशन सर, अब ये जो बाहर के इशारे हैं और उन्होंने पैसे भी लगाए हैं, सब कुछ किया मेरा ख्याल है, चूंकि जो कहा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में मियां नवाज शरीफ ने कहा जो मर्जी दे दो इनको, जो की डिमांड करता मान लो, माइनस इमरान खान होना चाहिए, ये उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है मियां नवाज शरीफ की तरफ बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो किसी सूरत इमरान में खान वो नहीं चाहते कि ये शख्स जो है इख्तिदार में रहे। जी जी, इमरान खान सिर्फ़ ना अपने जो सियासतदान हैं, उनकी आँखों में बल्कि बाकी जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और यूएसए है, उनकी आँखों में भी बड़ा खटकता है। आखिरी सवाल इम्तियाज़ भाई वो ये कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के बिलावल ज़रदारी साहब ने जो ये बयान दिया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अगर हमारी बात ना मानी गई कल के इजलास में यानी मंडे के इजलास में, तो हम वहीं धरना देंगे पार्लियामेंट में और हम वहाँ से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि ओआईसी का इजलास जो है वो कैसे होता है। क्या इस किस्म के आपका ओएसी, बयानात उन्होंने कहा आपका ओएसी का इजलास कैसे होता है, जी, जी, आपका बिल्कुल। ओआईसी का इजलास कैसे होता है आपका, ये ज़रा उनका नहीं है सुनिएगा ये ज़रा सुनिएगा जी क्या कहते क्या हैं। असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर तो फिर कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे जी, बिल्कुल आपने आपका ओएसी ज़बरदस्त जी, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त ये नोट किया है कि आपका ओएसी इनका इजलास नहीं है। तो ये कोई पाकिस्तानी नहीं है जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं? नहीं तो पाकिस्तानी है कहाँ वो, मुझे ये बताएं ना। अब अगर देखें बिलावल भुट्टो को देख लें, ये बिलावल भुट्टो जरदारिया भुट्टो कह दिया इसको, अब ये कहाँ पला बड़ा है, मुल्क से बाहर ही पला बड़ा है, इसको क्या पता आटे दाल का क्या भाव है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के क्या मसाइल है, इसको क्या पता। तो मेरा मकसद कहने का है कि इसको पकड़ के सिर्फ इसलिए चेयरमैन बन गया है पीपल्स पार्टी का कि बेनजीर का बेटा है, बस दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। सही। तो मेरा मकसद कहने का ये कि इन्होंने यहाँ से एक्सपोज हो गए, ये भी इस जगह पे जो ये बिलावल भुट्टो के मुंह से ये निकल गया है, ये एक्सपोज हो गए हैं कि एजेंडा क्या है। एजेंडा था सबुटाज करना। आपने देखा ना कि जो यूएसए है, अमेरिका है, उनको
अरब कंट्रीज की तरफ से भी आप थोड़ा सा आप कह लें कि उनको बताया जा रहा है कि भाई हम भी इंडिपेंडेंट हैं, उसमें भी कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इवन सऊदी अरब स्टेप्स ले रहा है जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। अब ओआईसी की आपको पता लीडरशिप जो है सऊदी अरब के पास है अगर देखा जाए ना, तो अब वो नहीं चाहते कि यहाँ पे ये जो मुसलमानों का एक ब्लॉक मजीद मजबूत हो और वो कोई ऐसे स्टेप्स लें, ऐसे कोई इकदाम करें, ऐसी कोई करारदादे पास कर दें और ऐसे कोई आपस में इनके बाहमी तल्लुकात बन जाएं कि ये एक स्ट्रॉन्ग लॉबी बन जाए। तो इसलिए वो इसको सैबोटाज कर रहे हैं। आप देखें ना, ये जो इन्होंने रिक्वेजिशन दी और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है इन्होंने भेजी स्पीकर को, अब उनकी डेटें इन्होंने बकायदा कैलकुलेट करके की थी कि ये 21 को इजलास हो जाएगा और 22 और 23 को आप कहता है ओआईसी की मीटिंग है। तो ये उसको सैबोटाज करने के लिए प्री प्लान था इनका। ये डेटें ने इस हिसाब से रखी, इस हिसाब से उन्होंने उसको अपना भेजा, अपना जो रिक्वेजिशन है, ताकि उस वक्त हो जब ओआईसी की मीटिंग होनी है। और इनको ये पता था कि ओआईसी की मीटिंग होनी है पार्लियामेंट हाउस के अंदर सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो वहीं पे पार्लियामेंट का इजलास होना है। तो ये एक प्री प्लान था, बड़ा वाजे है। बिलावल जरदारी के इस बयान से ये साबित हो गया है कि इनके असल इरादे क्या है। और मेरा ख्याल है अब इसमें कुछ चीज ढकी छुपी नहीं है, इसमें तमाम अदारों को भी, तमाम अवाम को भी समझ लेना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं, इनका एजेंडा है। जी सही है जी। इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। और किसी और दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू सर।